गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। कल अपन ने पिछले वाले जो वीडियो में अपन ने किडनी की बात की थी, आज अपन उस किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पूरी संरचना है वो किस तरीके की होती है उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। नेफ्रॉन की जो संरचना है इसके बारे में अपन बात करें, इससे पहले अपन नेफ्रॉन के बारे में थोड़ी बेसिक बातें अपन पता कर लेते हैं। नेफ्रॉन है या वृक्काणु है, ये क्या होती है? आपकी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि वृक्क है, उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एक किडनी में ये नेफ्रॉन है वो 10 से 12 लाख है वो मिलती, यानी कि एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख मिलती हैं नेफ्रॉन्स, और अपने मनुष्य के अंदर है वो किडनी की एक जोड़ी यानी कि 2 किडनी है वो पाई जाती है। नेफ्रॉन्स हैं, इसकी संरचना को अगर अपन देखें तो इसकी संरचना को मुख्य रूप से अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें से प्रमुख हैं। फर्स्ट है आपका मेल पिगिकाय, नंबर 1 पार्ट है मेल पिगिकाय। दूसरा अपन यहाँ पे ग्रीवा अपन बोल सकते हैं, ग्रीवा या एक पोर्शन अपन बात कर सकते हैं। थर्ड अपना कौन सा? PCT। फोर्थ है हेनले लूप। फिफ्थ है अपना DCT और 6 है कौन सा? अपना CT। इन सभी के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेल पिजियन काय या मेल पिजियन बॉडी, इसके बारे में। मेल पिजियन काय है वो नेफ्रॉन का प्रथम पार्ट है, पहला भाग है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कौन सा? बोमेन संपुट, और दूसरा है ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस है, ये दोनों सम्मिलित रूप से एक निस्यंद स्तर के रूप में कार्य करते हैं कि जो भी ब्लड या फिल्ट्रेट जो भी आ रहा है उसको ये फिल्ट्रेट करके फिर नीचे वृक्क नलिका या नेफ्रॉन के दूसरे भागों में उसको पहुंचाते हैं। इसके अंदर अपन पहले बात करते हैं बोमेन संपुट की। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। आपका जो बोमेन संपुट है ये कप लाइक स्ट्रक्चर या मैं कहूँ प्यालेनुमा, ये प्यालेनुमा संरचना है जिसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक आंतरिक स्तर मिलता है। उन कोशिकाओं को अपन कहते हैं पोडोसाइट्स। कौन सी कोशिकाएं कहेंगे? पोडोसाइट्स। इन पोडोसाइट्स कोशिकाओं के मध्य छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र मिलते हैं जिन्हें अपन स्लीट पोर कहते हैं। ये बोमेन संपुट की भित्तियां और ग्लोमेरुलस से सम्मिलित रूप से एक निस्यंद स्तर के रूप में कार्य करते हैं, जैसा कि अपन ने पहले बात की है। और फिल्ट्रेट हो सारा छन के नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का स्तर मिलता है जिनको हम बोल रहे हैं पोडोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोडोसाइट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। उसके बाद में दूसरा पार्ट है इसका कौन सा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में धमनी पहुंचती है। यह धमनी जैसे ही अंदर करेगी तो जो एंटर करने वाला जो पोर्शन है उसको अपन बोलेंगे अभिवाही धमनी। कौन सी कहेंगे? अभिवाही धमनी या एफरेंट आर्टेरियोल। उसके बाद में जो निकल रही है उसको बोलेंगे अपन अपवाही धमनी या एफरेंट आर्टेरियोल। अभिवाही धमनी है, इसको अपन ने डायग्राम में भी देखिए। यहाँ से इसका व्यास है, डायमीटर है वो अधिक किया है, और यहाँ पे डायमीटर क्या है इसका? कम है। यानी कि इधर व्यास इसका अधिक है और इधर व्यास इसका कम है। अंतर पूछ लेते हैं कभी कभी अपवाही धमनी और अभिवाही धमनी में, तो ध्यान रखेंगे अभिवाही धमनी का व्यास अधिक होता है और इधर व्यास इसका कम होता है। ग्लोमेरुलस में ये व्यास अधिक इसलिए होता है कि जैसे ही ब्लड इधर से आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पे दाब बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके अंदर से
जो फिल्ट्रेट है, यूरिया वगैरह है, वो सारा अपना कुछ दूसरे सेल्स वगैरह भी हैं, वो भी सारी इसके अंदर की तरफ छिन जाएंगे निस्यंद के अंदर। तो ये था अपना कौन सा, अपवाही ग्लोमेरुलस और डोमेन संपुट, ये दोनों मिलके बनाते अपना मेलविजियन कार्य। अब इसका सेकंड पार्ट अपना कौन सा था, नेकिया ग्रीवा। ये इसका यहाँ वाला पार्ट डोमेन संपुट है, इसके जस्ट नीचे की तरफ जैसे ही पीसीटी वाले पार्ट वाला, हालांकि ये पीसीटी का ही पार्ट है, प्री पार्ट इसको बोल सकते हैं, इस पार्ट को अपन बोल रहे हैं नेक वाला। और यहाँ पे भी विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, घनाकार उपकला स्तरीय कोशिकाएं, जो अपने पीसीटी से जुड़ी रहनी है। यहाँ पर कोशिकाएं हैं वो रोमा भी, यानी कि अलग अलग प्रकार की एपिथेलियल ऊतक होती हैं, उनके अंदर जैसे घनाकार उपकलाएं हैं, स्तंभाकार उपकलाएं हैं, वो भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, रोमा भी उपकलाएं वगैरह हैं, तो इनके ऊपर रोम जैसी संरचनाएं हैं वो मिलती हैं। उसके बाद में अपन थर्ड बात करते हैं कौन सा, पीसीटी। इसका नाम है प्रॉक्सिमल, P फॉर प्रॉक्सिमल, C फॉर कॉन्वोल्यूटेड और T फॉर ट्यूब्यूल्स, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या समीपस्थ कुंडलित नलिका, यह नाम से स्पष्ट है कुंडलित है, इसका मतलब ये कैसी है, कुंडलित नलिका है, जिसके अंदर घनाकार उपकला कोशिकाओं का स्तर मिलेगा, और वो घनाकार उपकला कोशिकाएं हैं वो एक रोमिल सतह बनाएंगी, जैसा कि आंत के अंदर इंटेस्टाइन में मिलता है, उसी तरीके से सिंपली ये क्या करती हैं, रोमावार उपकला कोशिकाएं, ये यहाँ पर एक ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करेंगी, ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करेंगी। इन ब्रूस बॉर्डर का निर्माण कर रही हैं, इन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो अधिक होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो लार्ज नंबर में इनके अंदर यानी कि अधिक संख्या में होती हैं, इस वजह से यहाँ पर सक्रिय रूप से ऊर्जा है वो अधिक नेफ्रॉन को मिलती है। इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट है अपना हेनले लूप। हेनले लूप है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। हेनले लूप है वो हेयर पिन जैसी संरचना होती है, यानी कि यू शेप्ड, यू आकार की एक संरचना है जिसमें दो ट्यूब्यूल्स बननी है, एक जिसको दो भुजाएं होनी है, एक तो भुजा होनी है कौन सी, अवरोही भुजा, अवरोही भुजा, और दूसरी होनी है कौन सी, आरोही भुजा। अवरोही भुजा है वो पीसीटी में खुलती है, और जबकि आरोही भुजा है वो किस में खुलेगी, डीसीटी में खुलेगी। ध्यान रखना है, अवरोही भुजा किस में खुलेगी, पीसीटी में, और आरोही भुजा किस में खुलेगी, डीसीटी में खुलेगी। हेनले लूप है, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय जो प्राणी है, मरुस्थलीय प्राणी हैं जितने भी डेजर्ट एनवायरनमेंट वाले, उन प्राणियों के अंदर हेनले लूप है, उसका आकार बड़ा होता है। बाकी जो एनिमल्स हैं उनके कंपेरेटिवली, जैसे कैमल है और चूहा है, उनके अंदर हेनले लूप है, उसका आकार क्या होना है, मनुष्य की अपेक्षा अधिक बड़ा होना है, क्योंकि ये डेजर्ट वाले प्राणी हैं। और हेनले लूप का मुख्य कार्य है आपका जल का अवशोषण करना, यूरिन का अधिक सांद्रण करना। हालांकि अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अवशोषण है, इनको अपन यूरिन निर्माण की प्रक्रिया में या मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में अलग से पढ़ते हैं, वहाँ पर ये बातें डिटेल में आएगी। अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की, तो ध्यान रखेंगे मरुस्थलीय प्राणी हैं, उनके अंदर हेनले लूप का आकार बड़ा होता है, क्योंकि हेनले लूप है वो जल अवशोषण का कार्य करती है मुख्य रूप से, और मरुस्थलीय प्राणियों को जल है वो कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। ये थी अपनी कौन सी, हेनले लूप। अब इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो कौन सा था, डीसीटी। डीसीटी के बारे में अपन बात करें तो डीसीटी का नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि दूरस्थ कुंडलित
नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसके अंदर आरोही भुजा खुलेगी आपकी, और डीसीटी वाला पार्ट है ये भी जैसे पीसीटी कॉइल्ड है या कुंडलित है, वैसे ही डीसीटी भी कैसी रहेगी, एक कुंडलित संरचना होती है। इसके अंदर भी उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक हैं, वो तो घनाकार ही मिलने हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रुश बॉर्डर पीसीटी के जैसा ब्रुश बॉर्डर है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसका पार्ट कौन सा है अपना, सीटी। सीटी है उसको अपन संग्रह नलिका, संग्रह नलिका या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। संग्रह नलिका या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहती हैं, यानी कि बहुत सारी नेफ्रॉन्स हैं, उनकी डीसीटी है वो सीटी है वो एक साथ होके अपना बेलिनी नलिका के रूप में खुलती हैं, और ये फिर पेल्विस तक पहुंचती हैं, फिर यूरिन है या मूत्र को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सीटी है। हालांकि सीटी को अपन नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते हैं सीटी को, फिर भी अपन इसकी संरचना के अंदर ये सारे पार्ट इसी के अंदर जाके आगे ओपन होने हैं, तो इसलिए आप इसको पढ़ रहे हैं। कुछ बुक्स के अंदर आपको नेक वाला पोर्शन भी अलग से ना पढ़ाया गया हो, फिर भी आप ध्यान रखेंगे अपनी जो यहाँ पे सीटी है, इसके अंदर एक मेजर बात और कि यहाँ की जो एपिथेलियम वगैरह है वो अपने को ग्लैंडुलर मिलनी है, यानी कि ग्रंथि उपकला उत्तक एपिथेलियम है वो मिलनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखेंगे इनका। मेजर पार्ट कौन कौन से हो गए ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पार्ट, अगर इसका अपन डिस्क्रिप्टिव वर्णन करेंगे अपन, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th और 12th के लिए। फर्स्ट पार्ट में इसका वर्णन करेंगे तो पहले तो नेफ्रॉन के बारे में बताएंगे, फिर अपन मेलपिजियन काय है उसको अपन दो पार्ट में, तो मोमेन संपूर्ण, दूसरा कौन सा ग्लोमेरुलस, उसके बाद में सेकंड है वो नेक, उसके बाद में थर्ड है वो कौन सा हो गया पीसीटी यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, 4 अपना कौन सा हेनले लूप, उसके बाद में 5th अपना कौन सा डीसीटी, उसके बाद में 6th वो कौन सा सीटी। तो इन मेजर 6 टॉपिक्स के बारे में अपन इसको अपन डिस्क्राइब है वो करेंगे, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। दूसरा इनसे रिलेटेड कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं, जैसे एक तो नेफ्रॉन्स के बारे में क्वेश्चन है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन दो शब्द आते हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो नेफ्रॉन, एक आता है आपका न्यूरॉन। नेफ्रॉन है वो अपनी किडनी है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जबकि न्यूरॉन है वो अपनी नर्वस सिस्टम की यानी कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हिंदी में नाम इसका तंत्रिका कोशिका भी है, ध्यान रखेंगे। नेफ्रॉन है वो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और न्यूरॉन है वो किसके नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो ध्यान रखेंगे, ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी कंफ्यूजिंग है इसलिए पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपना ये थी अपने किसकी अपने नेफ्रॉन की पूरी संरचना की किस प्रकार की होनी है, कैसे कैसे ये सारे जितने भी हैं। इसके अंदर अपन ने किडनी के पार्ट के अंदर ही पढ़ा था, किडनी जब अपन ने पढ़ा था वहाँ पे 2 पार्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था अपन ने कॉर्टेक्स और दूसरा पढ़ा था उसका मेडुला या मध्यांश। तो कॉर्टेक्स था उसको अपन ने देखा था कि वहाँ पे उसको अपन ने कणिकीय दर्शाया था कि कॉर्टेक्स पार्ट है या बाहरी जो परिधीय भाग है किडनी का वो कणिकीय होता है। तो वहाँ पर इसके अंदर ये मोमेन संपुट या मेलपिजियन काय वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट है अपना वो यानी कि इतना पार्ट है वो तो किसके अंदर है किडनी के कौन से भाग में कॉर्टेक्स या वल्कुट भाग में आना है। और इसके नीचे वाला जो यानी कि हेनले लूप है और एक संग्रह नली का सीटी वाला पार्ट है, ये किसके अंदर आएगा आपका किडनी के मेडुला या मध्यांश भाग में आता है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी बड़ा क्वेश्चन है अपना कि जो मोमेन संपुट है मेलपिजियन काय वाला पार्ट है, पीसीटी है, डीसीटी है, तो किसके अंदर आनी है अपनी किडनी के कॉर्टेक्स भाग में आनी है। इसी वजह से कॉर्टेक्स भाग को कणिकीय दिखाई देना है। और अवरोही भुजा है या आरोही भुजा है या मैं सीधा कहूँ हेनले लूप और सीटी है वो अपनी किसके अंदर आनी है मेडुला या मध्यांश भाग के अंदर आनी है। तो ये थी अपनी मेजर संरचना नेफ्रॉन की। अपन आगे के वीडियो में और एक नया डायग्राम एक नई चीज़ लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के डायग्राम बनाए जा रहे हैं कि आपको आगे के कक्षाओं में समस्या ना आए।
धन्यवाद।